ये सवाल है कि हमारा पहला सवाल ये था कि बताना था कि कौन सा अकाउंटिंग मेजरमेंट जो है हमारा, कौन सा अकाउंटिंग मेजरमेंट जो हमारा है यहाँ पे, जो कि गोइंग कंसर्न से इनकंसिस्टेंट है। किससे? गोइंग कंसर्न से। ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा जी गोइंग कंसर्न होता क्या है। सबसे पहला सवाल कि गोइंग कंसर्न हम लोग का क्या होता है। तो गोइंग कंसर्न को जानने के लिए हमने ये एक छोटा सा वो निकाला। तो गोइंग कंसर्न बोलता है कि गोइंग कंसर्न एज्यूम करेगा, गोइंग कंसर्न क्या एज्यूम करेगा कि बिजनेस जो है ना वो चलता रहेगा। एज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू, एज्यूम क्या करेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू टू ट्रेड फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी बिजनेस चलता रहेगा आने वाले समय पे। ये पहला अजम्पशन है। दूसरा है अलाउ कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू बी अलोकेटेड टू द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो आपकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होगा वो हम फ्यूचर पे अकाउंटिंग पीरियड पे अलाउ कर सकते हैं। प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक वैल्यू टू द बिजनेस एसेट, यानी बिजनेस के एसेट को प्रॉपर वैल्यू देना, ये भी गोइंग कंसर्न का काम होता है। ठीक है, और साथ में बोलता है जी कि फिक्स एसेट को आप प्रोपोर्शनली राइट ऑफ करो, लाइक अ डेप्रिसिएशन देते रहो, ये भी गोइंग कंसर्न के अंदर में आता है। तो ये जो सबसे पहला जो पॉइंट था गोइंग कंसर्न का, वो हमारा क्या था कि जी कि गोइंग कंसर्न एज्यूम करता है कि हम रन करेंगे फॉर एवर। तो जैसे ही बोला कि हम रन करेंगे फॉर एवर, इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन लिक्विडेशन की आ गई, अगर कंडीशन लिक्विडेशन की आ गई है, तब ये वाला प्रिंसिपल इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम में क्या होता है, लिक्विडेशन के टाइम में कंपनी की फोर्सेबल फ्यूचर कुछ होती नहीं है। ठीक है, पहली बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात था। तो आपका इसीलिए ये गलती हुआ था। अब आ जाइए, दूसरा बोल रहा है जब प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वैल्यूड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, तो आपने लिखा जी कॉस्ट पे हम मेंटेन करेंगे, जो कि गलत है। क्योंकि जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस डालते हो तो आप क्या लिखते हो, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते हो, कोई एक्सपेंस अगर यूज़ कर लिए, कोई पीरियड अगर एक्सपायर हो गया, तो उसमें क्या करते हो, एक्सपेंस टू प्रीपेड, एक्सपेंस टू प्रीपेड। तो हमारा जब ये एक्सपेंस टू प्रीपेड है, तो एक्चुअल में हम इसकी जब प्रेजेंटेशन बताते हैं तो हम बोलते हैं जी प्रीपेड माइनस क्या, जितना एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस है, प्रीपेड माइनस लेस एक्सपायर्ड पोर्शन, जितना हमारा पोर्शन एक्सपायर है उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमको ये दिखाना पड़ेगा। आइए सवाल नंबर 3 पे आइए। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा समझ के करने का था, जो कि दोनों आदमी ने नहीं किया है। आई बिलीव नहीं, आपने सही किया है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 में क्या होता है उस पर देखते हैं। बोलता है द कॉरपोरेशन हैज़ इनकॉर्पोरेटेड, बना है विद 5 लाख का इशू कैपिटल, यानी जब उसने कैपिटल इशू किया तो 5 लाख का है। साथ में बोला है कि उसने कुछ फंड बोरो अप किए थे। क्या किया उसने, फंड बोरो कर लिया। तो जो फंड बोरो किए यानी उसने लोन ले लिया जी। लोन कितने का ले लिया जी, 75 का। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन से उसको फायदा क्या हुआ, 25,000 का इनकम बन गया, नेट इनकम हुआ। लेकिन उसने डिविडेंड दिए, तो जब ये नेट इनकम हुआ इसमें से डिविडेंड माइनस होगा। क्यों, उसके बाद का जो बचेगा वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। तो 25 में से 2 गया तो कितना बचा, 23। ठीक है, हो गया। बोल रहा है कि
ये वाला हो गया, नो एडिशनल एक्टिविटी हैपन इन द एट दिसंबर जो हुआ दिसंबर 31st ऑफ ईयर 6 द कॉर्पोरेशन लायबिलिटी हैज इंक्रीज टू 94,000, यानी उसने क्या किया जी, उसके लायबिलिटी इंक्रीज कर है 94 से, तो यानी ये जो रिजल्ट है उसमें एक 94,000 का और इंक्रीज हो गया। तो अभी जब हमको रिजल्ट बताना है यानी एसेट की वैल्यू, तो हमको क्या बताना है, चूँकि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे, इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अब हम बात करेंगे जी। तो सबसे पहले आइए, हमारे पास ये 5 था, ये 0.75, 0.43, 0.23 और 0.94, ये तीनों को हमको ऐड करना है। तो पता नहीं कितना होगा, चेक करते हैं। तो हमारा आगे जी 94,000 सॉरी 5,75,000, 23,000 और 94,000, यानी कि 6,92,000 हमारा क्या दिखना चाहिए था, हमारे पास टोटल एसेट का वैल्यू 6,92,000 होना चाहिए था। अभी देखिए हम लोग का कितना है, 6,17,000 है। तो 5 लाख प्लस 25,000 माइनस, यानी 5 लाख प्लस 23,000, यानी उसने किसको इग्नोर करा है, इश्यू बोरो फंड ऑफ 75,000 जो कि इंक्रीज हो गया, यानी ये 75 अब इंक्रीज होके, ये 75 जो है इंक्रीज होके इसका 94 हो चुका है, तो यानी ये 75 इग्नोर करना है। तो अभी जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 5,23,000 और 94,000, तो 6,17,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 6,17,000 का करेक्ट आंसर होगा। फिर बोल रहा है कि हैवी यूज ऑफ बैलेंस शीट लीज, तो अगर आप कोई भी ऑफ बैलेंस शीट यूज़ करते हैं तो उससे आपका क्या होता है कि आपके बुक्स में कोई लायबिलिटी नहीं दिखती, यानी आपके बुक्स में बेसिकली कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिखता, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंपनी दिखने में कम रिस्की होता है बट एक्चुअल में उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका जो टेक्निकल मीनिंग है वो यही है, ठीक है। उसके बाद जी आया हमारा, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, बोलता है कि इस पे जो है कंपनी के पास 50% का ग्रोस मार्जिन है, जीएनए है 50 का, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है कितने का जी, 20 का। 20 का। उसके बाद नेट इनकम दिया हुआ है 10 का, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जी कॉर्पोरेट का टैक्स जो है वो 50% पे है, नेट इनकम 10 का, 50 का कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना था। तो रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना था आपको, 10 डिवाइडेड बाय 50.5, यानी कि 10 को 0.5 से आपने भागा लगा दिया, तो आपका रिजल्ट कितना आया, 20। तो आपका 20 आ गया, ठीक है। 20 20 40 50 90, 20 20 40 10 50 है ना, नहीं ऊपर वाला 50, ऊपर वाला 50 क्यों नहीं ये वाला, अरे नहीं, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन 50 20 70 20 90, उसका डबल कर दो 180 आएगा। 50 10 60 20 80 और 20 100, अरे नहीं यार, ये तो 10 खत्म नहीं हो गया कि जब अच्छा, 50% उसका ब्लॉक। ठीक है। तो यानी ये 20 ये 20 40 और ये 50 यानी कि 90, और 90 के ऊपर हमने क्या लगाना था, 50% ग्रॉस मार्जिन। तो 50% हमारा ग्रॉस मार्जिन हो गया, इसका मतलब 180 पे क्लोज होना चाहिए था सिस्टम, 180 पे क्लोज होगा जी। तो गायत्री आपको समझ आ रहा होगा,
अब ये थोड़ा कहानी था इसमें। बोला कंपनी ने 1 मिलियन का शेयर इशू किया हुआ है। कंपनी के पास इशू नहीं है बल्कि ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि उतना तक वो इशू कर सकता है, ऑफ विच 1 लाख शेयर जो है, of which 1 lakh shares are held as a treasury stock, the remainder are held by the shareholders। मतलब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिक्लेयर किया डिविडेंड कितने का, 0.1 का, यानी 10 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड शेयर टू बी पेड ऑन जनवरी 2 को पेड होगा। एट द सेम टाइम डिक्लेयर अ 0.5% ऑफ स्टॉक डिविडेंड टू बी पेड ऑन 31st, यानी कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड है तो बाहर जाएगा पैसा, स्टॉक डिविडेंड है तो बाहर नहीं जाएगा बल्कि उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे, जो कि 31 दिसंबर को देने वाले हैं। ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन द स्टॉक वॉज सेलिंग एट 10 रुपीज़ पर प्राइस एंड नो फ्रैक्शनल शेयर्स आर टू बी इशू। कोई भी फ्रैक्शन में इशू नहीं किया जा सकता। द टोटल नंबर ऑफ दीज डिक्लेरेशन टू बी शोन एज अ करंट लाइबिलिटी ऑन दी स्टेटमेंट। तो हमको बताना है जी कि करंट लाइबिलिटी में कितने की वैल्यू अपीयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो ऐसा है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितने का वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए 10 पैसे आपको कैश वाले की लाइबिलिटी दिखानी है। ठीक है, इक्विटी वाले में तो कोई एडिशनल आपकी लाइबिलिटी बनती नहीं है क्योंकि उससे सिर्फ इक्विटी बढ़ जाती है। तो सिर्फ जो कैश डिविडेंड है वो आपको लाइबिलिटी में दिखनी चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर ये 90,000 बोला जाता तो शायद सही होता। लेट मी चेक द आंसर। तो देखिए 90,000 बोला जाता तो सही होता। रीज़न ये है कि जो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैश डिविडेंड ओनली पेड टू द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो ट्रेजरी शेयर्स है उसके ऊपर कैश डिविडेंड नहीं होता। तो जो आउटस्टैंडिंग है, जो बाहर वाले के हाथ में है, उसी पे कैश डिविडेंड होगा। और जो स्टॉक डिविडेंड है वो कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, वो तो मैं पहले ही आपको बता दिया। तो ये एक तो ट्रिकी पॉइंट था। फिर बोल रहा है जी कैश फ्लो का सवाल है। इसमें बोला गया कि नेट इनकम है 3 मिलियन का और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन है 1.5 मिलियन का। गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है 2 लाख का। उसके बाद इंक्रीज इन एपी दिया हुआ है। डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर दिया हुआ है। पता नहीं आप लोग का कितना आया है, लेकिन इसका जो रियल आंसर है 46 है, जो कि सही है। ठीक है, चले उसके बाद जो दिया हुआ है ये सवाल, एन अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये भी किसका सवाल था जी, इक्विपमेंट कितने का परचेज किया। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको बिना पढ़े आप नहीं कर पाइएगा। तो बोला अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। शी फाउंड द बैलेंस शीट ऑफ द प्रायर ईयर। इक्विपमेंट का बैलेंस शीट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, 259,700 एंड करंट ईयर बैलेंस दिया हुआ है 3,04,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है कितने का, 22,400 का। 22,400 का उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है करंट ईयर का। नहीं तो कंपनी ने सोल्ड किया जी 40,000 का कोई इक्विपमेंट, रिजल्टिंग अगेन ऑफ 21,400। अब बता रहा है कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम द परचेज ऑफ इक्विपमेंट बताना। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। तो सबसे पहला जो हमको फाइंड आउट करना ये पड़ेगा कि उसमें डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस हो गया करंट ईयर का, तो प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में कुछ कहानी है। लेस करंट ईयर बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट $3,04,000, यानी ये जो है 3,04,000 का ये हमारा भी है। उसके बाद है कंपनी ने सोल्ड किया है 40,000 का स्टॉक का माल, रिजल्टिंग अ गेन ऑफ 21,600। यानी ये कितने का एक्चुअल में कॉस्ट का माल रहा होगा। 40,000 में बेचा है 21,600 के प्रॉफिट पे। 21,600 के प्रॉफिट पे 40,000 का माल बेचा।
यानी कि कितने का माल बेचा है उसने माल बेचा है आपको 61,600 का माल बेचा है, और यहाँ पे 3,04,000 है। हो गया। अब 3,4 है, और साथ में उसने ये बोला कि डेप्रिशिएशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 22,400। करंट ईयर बैलेंस 3,04,000, 2,97,000 डेप्रिशिएशन 22,400 एंड द कंपनी इक्विपमेंट 40 है, रिजल्टिंग गेन ऑफ इतना कैश फ्लो। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रहा हमको तो। चलो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। इधर में 259,700 एक बार लेते हैं, तो 30,400 और डिप्रिशिएशन भी 21,600 ले लेते हैं। पता नहीं 3,04,000 21,600 22,400 सॉरी 3,04,000 22,400 61,600 माइनस 295,700, यानी कि 92,300 मेरे पास आ रहा है, और 40,000 का उसने किया, तो 52,300 आप दे रहे हो। लेट मी चेक द आंसर। 49,100 है। $49,100 माइनस 21,600 हाँ ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ 1 मिनट में। तो सबसे इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमने यहाँ से ये उठाया, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन उठाया कहाँ से है। सबसे पहले इसने बोला जी लास्ट ईयर में जो बैलेंस है वो है 259, ठीक है। करंट ईयर में बैलेंस है जी 3,04,000। तो सबसे पहले 259,700 यहाँ पे हमने लिख लिया। 259,700 करंट ईयर का, 295 है, सॉरी 295 मैंने लिखा सही है, 295,700 और 3,04,000 यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एक एसेट है जो कि 40,000 में बिका है विद अ प्रॉफिट ऑफ 21,600, यानी 40 में जब बिका तो यहाँ पे मैंने 40,000 लिख लेने हैं। 40,000 हमने यहाँ लिख लिया। 21,600 का प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि प्रॉफिट इधर में रिकॉर्ड होता है। हो गया। दूसरा बोल रहा है कि आपने करंट ईयर में डेप्रिशिएशन दिया जी इसका 22,400 का, यानी कि अब आप तीनों को ऐड करो। 22,400 प्लस 40,000 प्लस 3,04,000 माइनस 295,700 माइनस 21,600 कीजिएगा तो आपका 49,600 का बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आएगा जी 49,100। तो इस तरह से इसके बैलेंस बनेंगे। यहाँ पे बोला जी इसमें छोटा सा लॉजिक था, इसमें आंसर सही है, ठीक है,
आंसर करेक्ट है। तो यहाँ बोल रहा है ABC ऑपरेट्स अ कैटरिंग सर्विस दैट स्पेशलाइज इन द बिजनेस ऑफ लॉन्चियंस ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन। ये कोई आइटम है, ठीक है, ये इसको इतना कॉम्प्लेक्स नाम से मतलब नहीं है, ये आइटम है, ठीक है। बोला APC रिक्वायर्स द कस्टमर टू प्लेस देयर ऑर्डर 2 वीक्स इन एडवांस, 2 हफ्ता पहले एडवांस चाहिए, ठीक है। बोला ABC बिल्स इट कस्टमर ऑन द 10th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द डेट ऑफ सर्विस एंड रिक्वायर दैट पेमेंट मेड विद इन द 30 डेज। ये उसकी साइकिल है ऑफ द बिलिंग डेट। कंसेप्चुअली शुड रिकॉग्नाइज कब, जब वो सामान को डिलीवर कर दे, जब उस सामान को दे दे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में ही कैन रिकॉग्नाइज हिज इनकम। फिर बोल रहा है कि एक ये सवाल जो है, ये बोल रहा है जी जनवरी 1 को एक एंटिटी ने रिसीव किया 2,20,000 दरहम डॉलर फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर एट द एंड ऑफ 3 years। तीसरे साल पे उसको डिलीवर करना है। बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड एट द पॉइंट ऑफ टाइम अपॉन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी जो ऑब्लिगेशंस है काम करने की वो तीसरे साल पे होगी। द एंटिटी डिटरमाइंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड दूसरा द फाइनेंसिंग रेट इज 6% इज एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, यानी 6% से उसकी बोरो करी हुई है। बोला व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी विल बी recognized in the entity's 31st and the financial statement। यानी अब हमसे पूछ रहा है 2 बातें बताऊं, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के बारे में बता दो, दूसरी करंट लाइबिलिटी के बारे में बता दो। तो सबसे पहले हमसे क्या बात हो रही है जी, 2 लाख, और ये किस पॉइंट ऑफ टाइम में पूछ रहा है जी, ईयर 2 पे। तो ईयर 2 पे हमारा 20,000 है, तो 20,000 का 6%, इसका एक बार आंसर देखो, $1,272 आएगा। कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट मेथड एंड बिगिनिंग ऑफ 21,200, 20,000 into 1.02 and thus year to interest होगा at the contract liability at the end of 478। अच्छा, ये सिंपल नहीं है, बल्कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट रहता है इसका, ठीक है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इसलिए रहता है क्योंकि ईयर 1 में 20,000, ईयर वन का जब इंटरेस्ट चला जाएगा 1.06 के हिसाब से, तो ये 21,600 बन जाएगा। 21,200, सॉरी 21,200, कैलकुलेटर अभी निकाला, 21,200 बन जाएगा। तो 20,000 इंटू 1.06, 21,200, ये ईयर 1 के लाइबिलिटी बनी। फिर इसके ऊपर 1.06 करेंगे तो 22,472 होगा ईयर 2 पे। तो ईयर 2 पे बनेगा 22,472। अभी 22,472 जो ईयर 2 पे बन रहा है, तो ये जो हमारी बनी इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमको पे करने हैं, ठीक है, 2 साल के बाद। अभी ये मेरे पास खड़ा हो रहा है। अब हमसे पूछा है इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस, तो टोटल इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो 22,472 माइनस 20,000, बट उसमें से 1,200 जो उससे पहले साल का है, तो जब 1,200 निकाल दीजिएगा तो 1,272 करंट ईयर का बनेगा, मतलब ईयर 2 का बनेगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। बाकी का जो पैसा होगा, ये जो टोटल वैल्यू अमाउंट है, चूँकि हम इसको फॉरवर्ड रीड करेंगे, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये प्रेजेंट वैल्यू है,
लेकिन हम इसको फ्यूचर वैल्यू में वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक लाइबिलिटी बना के रखनी है कि हमारे लिए कितनी लाइबिलिटी है ऑन दी ईयर 2। तो यानी कि हमको उसको ये करना पड़ेगा, हम उसको फ्यूचर वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। तो ये रहा हमारा अभी तक का सारा डिस्कशन। तो इसमें अभी समझने वाली बात ये रही कि लास्ट के 2 सवाल जो थे वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के थे, ठीक है। बाकी के जो पीछे के सवाल थे हमने हर सेक्शन से एक एक 2 सवाल डाला है सेक्शन ए का, हर छोटे छोटे टॉपिक से, ठीक है। तो आप लोग दोनों आदमी जो है प्रिपेयर तो नहीं कर पा रहे हैं, जो बात है, क्योंकि आपका सवाल जो आएगा एग्ज़ाम में इसी तरह का कोई घुमाने वाला भी सवाल आ सकता है। तो अभी इसकी आसान सी निंजा